हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 ईयर का करंट अफेयर सीरीज, जिसमें हम विजन आईएएस से पूरा पीटी 365 डिस्कस करेंगे। इसमें पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर लिया हुआ है मई 2020 से सितंबर 2021 तक का। ठीक है, हमने ये ही क्यों सिलेक्ट किया है, इसके 3 रीजन है। पहला, तो इसमें 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर हमको एक साथ मिल जाएगा। दूसरा, इसमें जो करंट अफेयर्स के टॉपिक है वो टॉपिक वाइज है, जैसे कि पॉलिटी का करंट अफेयर, ठीक है, फिर ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, इकोलॉजी का, ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का, फिर करंट अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऐसे हमको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। साथ में करंट न्यूज के साथ हमको उसका बैकग्राउंड न्यूज भी पता चल जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पॉलिटी की कोई न्यूज करंट में रही, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्यों करंट में रहा, वो न्यूज तो कवर हो गई 2 लाइन में। ठीक है, उसके अलावा उसका जो पीछे का पूरा बैकग्राउंड है वो भी इसमें दिया होता है, जिससे हमको अलग से जाके उसको डिस्कस या अलग से जाके हमको पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से विजन आया से पूरा पीटी 365 हम डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ आपको इजीली अवेलेबल है गूगल पे। ठीक है, गूगल पे आप विजन आईएएस पीटी 365 2021 डालेंगे तो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। उनके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ के एक बार पूरा वापस वहां से रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है स्मार्ट क्विज का, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी इसी में। उसमें क्यूआर कोड स्कैन करके आपको सिर्फ वो स्मार्ट क्विज देना है, तो इससे आपका करंट अफेयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसका भी आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मुझे सबसे रेलेवेंट सोर्स जो लगा पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर कवर करने के लिए, वो विजन आईएएस का पीटी 365 लगा। ठीक है, इस वजह से हम इससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो पॉलिटी के बारे में करने वाले हैं। पॉलिटी पॉलिटी जब रिलीज हुआ था, ये अप्रैल में रिलीज हो गया था। दैट्स वाई इसमें जो कवर किया हुआ है मई 2020 से जनवरी 2021 तक किया है। लेकिन अभी उसके बाद पीटी 365 का अपडेटेड वर्जन भी आया है, जिसमें उन्होंने फरवरी 2021 से सितंबर 2021 का भी पूरा करंट अफेयर उन्होंने कवर किया है। तो टोटल आपको कितना करंट अफेयर मिलेगा, मई 2020 से लेके सितंबर 2021 तक का पूरा करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो जिनका भी यूपीएससी का एग्जाम है वो इससे रिवाइज कर सकते हैं, या फिर जो भी अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं यूपीएससी के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे सारे करंट अफेयर्स। इवन आपका जो स्टैटिक पोर्शन है करंट से रिलेटेड, वो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी एग्जाम या कोई भी एग्जाम जिसमें 1 ईयर का करंट अफेयर पूछा जाता है, वो इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ में हम इसको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, मतलब क्या क्या न्यूज में रहा और हमको किसके बारे में डिस्कस करना है। तो टोटल इसमें 8 टॉपिक्स हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या क्या न्यूज में रहा, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रहा न्यूज में था वो है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो क्वेश्चन आर का आपको पता हो, कोविड के टाइम पे इसको बंद कर दिया गया था, तो वो न्यूज में रहा था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राज्यसभा इलेक्शंस, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, ये सब न्यूज में रही थी। फिर तीसरा सेंटर स्टेट रिलेशंस न्यूज में रहा था। उसमें सिक्स्थ जो हमारा 6th शेड्यूल है वो न्यूज में रहा था। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो बोरोइंग पावर्स होती है वो न्यूज में थी। आर्टिकल 370 इंटर स्टेट काउंसिल और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हम डिस्कस करेंगे। फिर जुडिशियरी में न्यूज में रहा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट था वो मैकेनिज्म टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, ई लोक अदालत, और जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए वो न्यूज में रहते। फिर 5th जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्शन। इलेक्शन में क्या क्या न्यूज में रहा, साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या होता है, वोटिंग राइट्स क्या होता है एनआरआईज के, डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, राइट टू रिकॉल, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज था वो। फिर इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन ऑफ बिल्स, उसके बारे में हम देखेंगे।
आरटीआई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 का जिसमें एनजीओज के लिए कुछ रेगुलेशंस आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स नए ड्राफ्ट किए गए हैं 2020 में, वो न्यूज में रहेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट और बिल न्यूज में रहे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे जो लगता है वो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो न्यूज में रही। 3 बॉडीज होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जिसको लॉ के थ्रू बनाया गया है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जिसको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से पास किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका फ्रेश नीति आयोग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है, उसके आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी बॉडीज न्यूज में रही थी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी न्यूज में रही थी, नेशनल मेडिकल कमीशन न्यूज में रही थी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यूज में रही थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। अब कुछ गवर्नेंस के जो एस्पेक्ट थे वो न्यूज में रहते, जैसे कि आधार से रिलेटेड न्यूज में रहा था। फिर मिशन कर्मयोगी क्या होता है वो भी न्यूज में रहता है, विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन क्या होता है वो भी न्यूज में रहा था, आईपीसी, सीआरपीसी, वन नेशन वन राशन कार्ड, रेगुलेशन ऑफ बिग टेक कंपनीज और इंटरनेट शटडाउन किया हुआ था, वो सब न्यूज में रहा था। डेटा गवर्नेंस, क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, अदर इंपॉर्टेंट गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो ये सब न्यूज में रहा था। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये जो ऑप्शन मैंने आपको बोला था स्मार्ट क्विज का, यहाँ से आप क्यूआर कोड स्कैन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। हमेशा सबके लिए खुला रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा इश्यू रिलेटेड टू दी कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्यों न्यूज में रहा था, केशवानंदा भारती केस से जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था उनकी डेथ हो गई है, इस वजह से ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था वो न्यूज में रहा था, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं बेसिक, इसी से इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल है। पहले तो सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम इज सिक्योर टू द सिटीजन, वेलफेयर स्टेट को बिल्ड करना, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है हमारे यहाँ, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेक्युलर एंड फेडरल कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी की पावर सेपरेट है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है नेशन के अंदर में। जुडिशियल रिव्यू की पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस बना के रखना है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि कल आप उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चेंज कर दो। रूल ऑफ लॉ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ। कोई भी बंदा जो 18 साल से है या कोई भी लड़का है कोई भी लड़की, मेल या फीमेल, अगर वो 18 के हैं, किसी भी एज किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो उनको वोट करने का राइट है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। जुडिशरी एकदम इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर का कोई दबाव नहीं होता उनके ऊपर। लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। कैसे, हमने देखा ना, पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। फिर इफेक्टिव एक्सेस टू द जस्टिस, हम किसी भी चीज के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाए गए हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम जा सकते। अब 2 पावर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट में आती है। एक तो आती है आर्टिकल 32 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, एक आर्टिकल आती है 226 के अंदर। इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, रिट्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। ये रिट्स क्या होती है, ये हमने फंडामेंटल राइट के चैप्टर क्वेश्चंस में आपने पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट में पढ़ा होगा। 5 रिट्स होती है, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको रिवाइज करना है तो उन 5 रिट्स का और उनकी क्या क्या कमांड होती है वो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं केस, अगर मैं यहाँ पे ये सारी चीजें कवर करने जाऊंगी ना तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, दैट्स व्हाई मैं कवर नहीं कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ था वो देखेंगे, ठीक है। ये केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया था, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये जो केस था वो केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 के अंडर में आया था, जिसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन बताया था उन्होंने, आर्टिकल 25, 26 एंड 31 का, ठीक है। इसको
ये जो केस था इसको सुनने के लिए कितने जजेस की बेंच बैठी थी, वो थी 13 जजेस की बेंच बैठी थी, जो अभी तक की सबसे लार्जेस्ट फॉर्म्ड बेंच है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, जैसे हियरिंग प्रोसीड हुई उसमें इंटरप्रिटेशन किया गया किसका, गोलकनाथ केस का। ठीक है, आर्टिकल 368 का और 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 25th और 29th, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को चेक किया गया। ठीक है, हाँ, हम इन सब का इवोल्यूशन देखेंगे कि कैसे केशवानंदा भारती केस आगे निकल कर आया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1961 में आया था शंकरी प्रसाद केस और 1965 में आया था सज्जन सिंह केस। इन दोनों ही केस में पार्लियामेंट बोला गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। मतलब यहाँ लिख लो आप, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट। लेकिन गोलकनाथ केस में 1967 में जो आया, उन्होंने बोला आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू द पार्लियामेंट। आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडिंग पावर नहीं देता है पार्लियामेंट को, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। ऐसा गोलकनाथ केस में हो गया। ठीक है, समझ में आया। ये सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद ने तो बोला कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, गोलकनाथ में बोला नहीं कर सकती है। फिर 1971 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 24th वाला। उसमें बोला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होते हैं वो आर्टिकल 13 के अंडर पार्लियामेंट लॉ नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आर्टिकल 13 में कुछ लॉ मेंशन किए गए हैं कि वो उस लॉ के अंडर में आता है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर या मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकती है। लेकिन इन्होंने बोला 24th अमेंडमेंट में कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आते हैं, इसलिए पार्लियामेंट क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, अब 25th कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया, हटा दिया कंपनसेशन देकर। ठीक है, दूसरा उन्होंने डीपीएसपी को ज्यादा प्रेसिडेंस दी ओवर फंडामेंटल राइट्स। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आप लिख लीजिए, डीपीएसपी को ग्रेटर बोल दिया फंडामेंटल राइट से। ठीक है, तो इसलिए और साथ में जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप था उसको भी रिमूव कर लिया 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1971 में। ये सारे अमेंडमेंट हुए थे इंदिरा गांधी के टाइम पे, इस वजह से आपको पता होगा इमरजेंसी लगी थी 1975 से 1977, वो इसी के आसपास वाला टाइम था। ठीक है, तो 1972 में एक और अमेंडमेंट आया, 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें 2 लैंड रिफॉर्म्स लेके आए 9th शेड्यूल में। हमारे इनिशियली कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे, 9 शेड्यूल ऐड किया गया था। फिर 1973 में जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक का जो डिस्कशन था उसका रिजल्ट निकल गया केशवानंदा भारती केस में, और उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट सब कुछ चेंज कर सकती है, सब बदल सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का चेंज नहीं कर सकती है। इस वजह से करंट में न्यूज में था। ठीक है, इसके अलावा जो सब्सिक्वेंट जजमेंट है आप उनको चेंज कर सकते हैं। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा मिनर्वा मिल केस, एसआर बोमई केस और आईआर कोलिंगो केस। ठीक है, समझ में आया। 1961 से 65 तक चला था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। गोलकनाथ केस में बोल दिया फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हैं। फिर 24th, 25th और 29th में वापस बोला गया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट से क्या है, आगे है। फिर केशवानंदा भारती केस में बोला कि सब कुछ अमेंड कर सकती है, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती है। ठीक है, अब आउटकम्स क्या क्या हुए केशवानंदा भारती केस के। पहले तो इन्होंने अपहेल्ड किया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वैलिडिटी को और बोला कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी और ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। सारे प्रोविजंस सब कुछ अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन रख दी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की। सब कुछ कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, और गोलकनाथ केस जिसमें बोला था कि फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते, उसको भी करेक्ट किया गया और बोला कि अमेंडिंग पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर जो है पार्लियामेंट की वो डिफरेंट है। और सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 368 कंटेन बोथ द पावर्स एंड प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 368 में पावर्स दी गई हैं कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके अलावा जो 25th और 29th अमेंडमेंट थे उनको भी कर्टेल किया गया, और जो जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल किया गया था उसको भी पावर दी गई। साथ में ये भी बोला गया कि प्रियम्बल जो है,
प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और इसको भी अमेंड किया जा सकता है। इस वजह से 1976 में इसको अमेंड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और उसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की न्यूज में क्या था, न्यूज में ये इसलिए रहा, डोनाल्ड ट्रंप जो थे, जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, उनको 2 बार इम्पीच किया गया। ठीक है, 2 बार इम्पीच करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इस वजह से इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो न्यूज में रहा था। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके बैकग्राउंड में कि इंडिया के प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाता है और यूएसए के प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाता है और दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहले हम देखेंगे ग्राउंड, किस बेसिस पे इंडिया में इम्पीच किया जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही ग्राउंड पे इम्पीच किया जा सकता है हमारे प्रेसिडेंट को, कि अगर वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वायलेशन करता है अंडर आर्टिकल 61। ठीक है, तो उनको इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन यूएसए में जो है वो ट्रीजन के लिए, ब्राइवरी के लिए और कोई भी अगर हाई क्राइम्स किया होता है उन सब के लिए प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। कौन स्टार्ट करता है, तो इंडिया में तो किसी भी पार्लियामेंट हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है, चाहे या तो राज्यसभा में भी जा सकता है और लोकसभा में भी किया जा सकता है। लेकिन यूएसए में सिर्फ लोअर हाउस में ही ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब 2 स्टेज होती है इस प्रोसेस की। पहली जो स्टेज है उसमें क्या होता है, सॉरी पहली स्टेज में 1/4 मेंबर टू साइन चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो लोकसभा के पहले 1/4 मेंबर जो है वो चार्जेस को साइन करेंगे कि हाँ प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। फिर 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से वो टोटल जितने भी हाउस में मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी से बिल अगर पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट का ये जो बिल है वो कहाँ चला जाएगा, स्टेज 2 में चला जाएगा इम्पीचमेंट के लिए। अब जो दूसरा हाउस है वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह काम करेगा। मतलब कि जो पहले हाउस ने जो भी चार्जेस लगाए हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, क्या वो सही है या गलत है, उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम कौन करेगा, एग्जाम्पल राज्यसभा। अगर राज्यसभा में स्टार्ट होगा तो लोकसभा करेगी। ठीक है, पास विद द सेम मेजोरिटी, ये भी 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाना चाहिए। अगर इस हाउस ने भी 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को हम क्या मान लेंगे, इम्पीच मान लेंगे। ठीक है, अब यूएसए में क्या इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, इसमें एक ही हाउस में पास हो सकता है, लोअर हाउस में। अब ये जो लोअर हाउस है वो किससे पास करेगा, सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगा और ट्रायल स्टार्ट कर देगा। फिर सेकंड स्टेज में क्या होगा, जो सीनेट होता है इनका अपर हाउस होता है, वो कोर्ट की तरह एक्ट करेगा और जो भी ट्रायल चल रहा है उसमें कोर्ट की तरह जजमेंट देगा। और 2/3 सीनेट वोट से अगर ये पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो जाता है, कहाँ के, यूएसए के प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट जो थर्ड है, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, हमारे इंडिया में पार्डनिंग पावर जो है वो प्रेसिडेंट को भी दी गई है और गवर्नर को भी दी गई है। लेकिन प्रेसिडेंट की पावर में और गवर्नर की पावर में डिफरेंस होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करते हैं न्यूज में क्यों रहा था। ठीक है, remission of the sentence of A.G. Periyawalan, convict in Rajiv Gandhi assassination case, has been pending before Tamil Nadu government for over 2 years। ये न्यूज में चल रहा था। अगर आप न्यूज फॉलो करते हो, आप द हिंदू फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि जो एजी पेराई वालन जो है, ये केरल का नाम है, उनको राजीव गांधी असैसिनेशन केस में उनके लिए रेमिशन, जो उनका सेंटेंस उनको दिया गया था उसकी रेमिशन की बात चल रही थी। और ये पिटीशन किसके लिए पेंडिंग था, तमिलनाडु गवर्नर के सामने ये पेंडिंग है 2 साल से। ठीक है, मतलब उन्होंने तमिलनाडु गवर्नर से डिमांड की है कि उनके सेंटेंस को रेमिट कर दिया जाए। रेमिट करना मतलब उनके टाइम पीरियड को डिक्रीज कर दिया जाए। रेमिशन क्या होता है, रेस्पाइट क्या होता है, ये सब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे और इनका मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगी। पहले हम देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और गवर्नर की पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंस होता है। प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर आती है वो आती है आर्टिकल 72 के अंदर, जो प्रेसिडेंट को एम्पावर करती है कि वो ग्रैंड पार्डन कर सकता है किसी भी पर्सन को। किन किन केसेस में, 3 केस में कर सकता है। अगर उसको जो पनिशमेंट है वो यूनियन लॉ के अंडर में दी गई हो। ठीक है, दूसरा कोर्ट मार्शल में उसको कोई पनिशमेंट दी गई हो, या उसको डेथ सेंटेंस दिया गया हो किसी भी केस में। इन तीनों केस में वो कंप्लीटली पार्डन कर सकता है। कौन, प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। ठीक है,
किस में पार्डनिंग पावर मेंशन किया? आर्टिकल 161 में गवर्नर के लिए मेंशन किया है, 161 में। और इनकी पार्डनिंग पावर जो है गवर्नर की, वो प्रेसिडेंट से डिफरेंट होती है। प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है कोर्ट मार्शल को, गवर्नर नहीं कर सकता। पर प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। ठीक है। इवन स्टेट लॉ में भी अगर डेथ सेंटेंस दिया है तो भी जो ग्रांट की जाती है पार्डन, वो किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, गवर्नर के हाथ में नहीं होती। तो डेथ सेंटेंस का पार्डन हमेशा हर केस में, चाहे वो यूनियन लॉ के केस में हो, चाहे वो स्टेट लॉ के केस में हो, वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, गवर्नर नहीं करेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको घुमा के पूछ लेता है कि हाँ स्टेट लॉ में तो गवर्नर कर सकता है, यूनियन लॉ में नहीं कर सकता। ये सही है या गलत है? तो ये आपको कंफ्यूज करने वाला है। तो याद रखिएगा, गवर्नर किसी भी केस में डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है। अब पार्डनिंग पावर कौन कौन सी होती है प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट की 5 पावर्स होती है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, पहला होता है पार्डन, ठीक है। दूसरा होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब होता है कन्वर्ट करना। आपकी जो भी किसी भी फॉर्म की आपको सेंटेंस दिया गया है, उसको कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना। रेमिशन, रेमिशन, रेमिशन मतलब होता है टाइम डिक्रीज कर देना। आपकी पनिशमेंट 5 साल की थी, उसको 3 साल का कर दिया। रिस्पाइट, रिस्पाइट मतलब स्पेशल केस में आपकी पनिशमेंट चेंज कर देना। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको पनिशमेंट दी गई है डेथ के लिए या फांसी की सजा दी गई है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा। या उसको 10 साल की दी गई है तो उसको 7 साल की कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रिप्राइव। रिप्राइव मतलब टेम्पररी टाइम के लिए सस्पेंशन कर देना। जैसे डेथ सेंटेंस में किया जाता है, उसको 5 दिन बाद फांसी देने वाले थे लेकिन अब उसको 10 दिन बाद फांसी देंगे, तो उसमें टेम्पररी सस्पेंशन होता है। अब इसमें आपको ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कौन सा रेमिशन है, कौन सा रेस्पाइड है, कौन सा रिप्राइव है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो कम्यूटेशन कुछ कुछ कन्वर्जन जैसा लग रहा है, तो इसमें कन्वर्ट करते हैं लाइटर फॉर्म में। रेमिशन, मिशन मतलब टाइम से रिलेटेड होता है ना कुछ, MI आया इसमें, टाइम से रिलेटेड, टाइम को डिक्रीज कर देंगे। रिस्पाइट मतलब स्पेशल केस में सजा चेंज कर देते हैं। रिप्राइव, PR आया इसमें, प्राइव मतलब टेम्पररी सस्पेंशन, तो टेम्पररी में भी PR आता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब गवर्नर के केस में देखते हैं, गवर्नर कैन ऑल्सो ग्रांट, पार्डन भी दे सकता है, रिप्राइव भी दे सकता है, रेस्पाइट भी दे सकता है, रेमिशन भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है, रेमिट भी कर सकता है, कम्यूट कर सकता है किसी भी पर्सन के सेंटेंस को अगेंस्ट स्टेट लॉ। स्टेट लॉ के अगेंस्ट में ये सारी चीजें वो कर सकता है, बस पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को। ठीक है। गवर्नर कैन लेकिन हाँ, गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता लेकिन रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को, या सस्पेंड कर सकता है। ठीक है। ये चीजें गवर्नर कर सकता है। अब कंपैरिजन करते हैं हम, ये तो हमारे गवर्नर और प्रेसिडेंट का हो गया। अब कंपैरिजन करते हैं हम इंडिया और यूएस के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंस है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने रिसेंटली अभी उनके जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनको पार्डन कर दिया था। यूएस के पास जो पावर है, यूएस प्रेसिडेंट के पास ये जो पावर है पार्डन करने की, वो कहाँ से दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट के पास ये जो पावर है, वो सिर्फ किसके बेस पे वो वर्क करता है? एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके बारे में हमने देखा था। आर्टिकल 72 के अंदर मेंशन किया गया है कि कैबिनेट ही प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर सकता है या एडवाइस कर सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को एक्ट करना होता है। तो जब कैबिनेट एडवाइस करेगा तभी वो क्या कर सकता है? पार्डन दे सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है, रेमिशन कर सकता है किसी भी पनिशमेंट को। ठीक है। सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्यों ये न्यूज में रहा था? यूनियन कैबिनेट ने अभी अभी इसका जो कमीशन है जो एग्जामिन करता है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, उसका टर्म जो है इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है। हर साल नहीं, सॉरी, 5 साल में एक बार ओबीसी के कैटेगराइजेशन को एग्जामिन करने के लिए कमीशन बनाया जाता है, उसका टर्म अभी एक्सटेंड किया गया है, इस वजह से ये न्यूज में था। ठीक है। अब ये कमीशन किसने, कौन हेड कर रहा है? तो वो जस्टिस जी रोहिणी अभी हेड कर रहे हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, जस्टिस जी रोहिणी हेड कर रहे हैं। और इसको कब फॉर्म किया गया था? 2017 में इसको फॉर्म किया गया था। ठीक है। अब ये क्यों सेटअप किया जाता है? आर्टिकल 340 में मेंशन है, जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो एक कमीशन को अपॉइंट करे, जो क्या करेगा? बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन को इन्वेस्टिगेट करने का काम करेगा। मतलब देखो, यार सिंपल सी बात है, आर्टिकल 340 में मेंशन किया गया है, यह पावर
एम्पावर किया गया है प्रेसिडेंट को, जो उनको ये पावर देता है कि बैकवर्ड क्लासेस की जो भी कंडीशन है उनको इन्वेस्टिगेट करो और उनके अकॉर्डिंग नए डिसीजंस लो। ठीक है, तो ये तो इसका न्यूज में था। अब रिजर्वेशन की जो कंडीशंस दी गई थी इंदिरा साहनी केस में, 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, तो जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ किसको दिया जाएगा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा, 50% कैप लगाया जाएगा वर्टिकल रिजर्वेशन पे, मतलब 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। तीसरा, जो क्रीमी लेयर में आते हैं, मतलब जिनकी सैलरी या जिनकी इनकम 8 लाख पर एनम से ज्यादा है, वो लोग क्रीमी लेयर में आएंगे और उनको रिजर्वेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फोर्थ, देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशन, प्रमोशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये इंदिरा साहनी केस में बोला था। इसमें से एक वाला जो है वो अभी खत्म कर दिया गया, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी रिजर्वेशन हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करने लग गई है। अब ये ओबीसीज का बैकग्राउंड क्या है, तो ये स्टार्ट हुई थी पूरी कहानी मंडल कमीशन से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मंडल कमीशन ने 1990 में यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जो ओबीसीज हैं उनको कितना रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए जॉब्स में। कौन सी जॉब्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। और ये किसके अंडर रखा गया, आर्टिकल 16 क्लॉज 4। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए वो किस क्लॉज में रखा गया है, तो आर्टिकल 16 के 4th क्लॉज में रखा गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब मंडल कमीशन बना कब था और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी, तो जो मंडल कमीशन था उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1918 में। जो बनाया कब गया था, 1979 में बनाया गया था, मतलब 1979 में मंडल कमीशन बना था, 1980 में रिपोर्ट सबमिट की थी और 1992 में 27% रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया आ गया था। ठीक है, अब इसको चेयर किसने किया था, तो बीपी मंडल ने चेयर किया था। जो मैंडेट है मंडल कमीशन का, वो क्या करते हैं, सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को एड्रेस करते हैं कि किसके उनके साथ कहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो रिकमेंडेशन ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया था 1992 में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसी को। ये कब इंप्लीमेंट किया गया था, 1992 में इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन जो एजुकेशन कोटा है, मतलब एजुकेशन में भी एडमिशन लेने के लिए भी आपको ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन मिलेगा, ये इंप्लीमेंट किया गया था 2006 में इंप्लीमेंट किया गया था। और किस आर्टिकल के अंदर में आता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंडर में आता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, एक 16(4) में आता है और एजुकेशन वाला जो है वो 15(4) के अंडर में आता है। ठीक है, अब मंडल कमीशन ने इंश्योर करने के लिए, जो भी मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए, उसमें से क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया दिया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी क्रीमी लेयर के अंडर में आते हैं उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, जो इंदिरा साहनी जजमेंट में आया था 1992 में। तो क्रीमी लेयर कौन, जो जिनके एनुअल इनकम 8 लाख पर एनम से ज्यादा है, वो लोग सब किस में आएंगे, क्रीमी लेयर में आएंगे। अब आइडिया ऑफ सब कैटेगराइजेशन क्या होता है, मतलब ये जो ओबीसीज है ना उनको भी सब कैटेगराइज कर दिया गया है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, पहले तो बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड में डिवाइड किया गया था। फिर मंडल कमीशन में एक एलआर आए थे, उन्होंने प्रपोज किया था कि इंटरमीडिएट और डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास भी है। फिर फाइनली 2015 वाला आपको याद रखना है, जो एनसीबीसी ने प्रपोज किया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ने प्रपोज की थे 3 कैटेगराइजेशन, जिसमें पहला था एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी ग्रुप ए में आते हैं। फिर आते हैं मोर बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस, ये 3 ग्रुप बनाए गए हैं एनसीबीसी के अकॉर्डिंग। जो 11 स्टेट्स हैं वहां पे सब कैटेगराइजेशन ओबीसी का किया जाएगा, रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो 11 स्टेट्स आपको याद रखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको याद रखिए एनसीबीसी में 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे एनसीबीसी के बारे में। एनसीबीसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसेंटली बनाया तो न्यूज में था। एनसीबीसी जो है उसका कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 338 बी के अंडर में आता है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 338 और 338 ए किसके लिए है वो भी आपको पता होना चाहिए। 338 एनसीएससी के लिए आता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और 338 ए जो है वो एनसीएसटी के लिए आता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अब ये जो एनसीबीसी बना है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से बना है, 123rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ये देखिए
और बाद में जब ये पास हुआ था तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट बना था, 102, तो ये एनसीबीसी जो है वो 102 वाला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और ज्यादा कुछ इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 338 बी का आप याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि इसके लिए एक पैनल बनाया जाता है जो क्या करता है, सारी जो भी कंप्लेंट होती है डेप्राइवेशन ऑफ राइट्स और सेफगार्ड के लिए इन सब का ध्यान रखता है। उसके अलावा सिविल कोर्ट की पावर भी दी गई है कि किसी को समन करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगाना है या कोई एविडेंस चाहिए, कोई एफिडेविट चाहिए, तो उसके लिए ये क्या कर सकता है, बुला सकता है, समन करा सकता है। तो ये पावर भी किसको दी गई है, एनसीबीसी को दी गई है। नेक्स्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ये न्यूज में क्यों रहा था, जो रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने रिकमेंड किया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है 1993 का, इसमें और लैंग्वेजेस को इंक्लूड करना चाहिए। और लैंग्वेज मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो लोकल लेवल पे बोली जाती हैं, उनको भी गवर्नेंस में इंक्लूड करना चाहिए, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को ही नहीं करना चाहिए। देखो, रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेड अमेंडिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 टू इंक्लूड more vernacular languages in the governance and not just confined it to Hindi and English, ठीक है, और वर्नाकुलर लैंग्वेज को इंक्लूड करने का डिसीजन या रिकमेंडेशन दिया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। अब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 क्या है, ये जो एक्ट 1963 में आया था, उन्होंने बोला था कि ऑफिशियल पर्पस के लिए, यूनियन के लिए किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करना है पार्लियामेंट में, सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट में या हाई कोर्ट में, तो उनमें इंग्लिश और हिंदी दोनों को यूज किया जा सकता है, लेकिन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी शैल बी यूज फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड पर्पस। इंग्लिश और हिंदी सिर्फ कुछ पर्पस के लिए यूज की जाती है, जैसे रिजोल्यूशन पास करने के लिए, रूल्स पास करने के लिए, जनरल ऑर्डर्स निकालने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, प्रेस कम्युनिकेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और कोई भी रिपोर्ट लाइसेंस उसके लिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज की जाती है। अब इनके ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या रखे गए उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला तो पार्ट 17 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफिशियल लैंग्वेज को मेंशन किया गया है। कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 343 से लेके 351 तक किसमें मेंशन किया गया है, पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से लेके 351 तक मेंशन किया गया है। और कौन से शेड्यूल में है, लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में। पहले इनिशियली कितनी लैंग्वेज थी, 14 लैंग्वेज थी, अब कितनी हो गई, 22 लैंग्वेज हो गई है, ठीक है। उसमें से 4 लैंग्वेज आपको याद रखनी है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये सारी किससे ऐड की गई है, 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू ऐड किया गया है, ठीक है। किस किस को ऐड किया गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन तीनों को बीडीएमएस बोलते हैं इनको, और इनको ऐड किया गया है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये वाले आर्टिकल्स भी आप याद रखिए। आर्टिकल 343(1) में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 343 के 3rd में लिखा हुआ है कि इंग्लिश का कंटिन्यूएशन किया जाएगा 25 जनवरी 1965 के बाद भी, ठीक है। फिर आर्टिकल 344(1), ये इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है कि प्रेसिडेंट जो है हर 5 साल बाद एक कमीशन बनाएंगे, जिसमें वो एक कमीशन बनाएंगे जो बताएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज के यूज में, उसके हिसाब से रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है। आर्टिकल 348(1) ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये प्रोवाइड करता है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, वो किस लैंग्वेज में होंगी, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी, ठीक है। आर्टिकल 348, ये याद रखिएगा, ये न्यूज में भी था। आर्टिकल 348 की सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी, ठीक है। आर्टिकल 351 बोलता है कि हमको हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, इस वजह से हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए हम हर साल हिंदी दिवस बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी का यूज करें। इसके लिए जैसे मोदी जी भी बहुत ज्यादा बोलते हैं कि हिंदी का यूज करना चाहिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ऐसे करके। अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। एक इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये किसके अंदर आता है, ये बस ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है, ठीक है। और इसका काम वही होता है, इंडियन लैंग्वेज का डेवलपमेंट देखना, रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट देखना, और ये सारी चीजें। अब ये जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन क्या है। आर्टिकल 344 के अंदर मैंने अभी बोला, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो हर 5 साल में एक कमीशन अपॉइंट करे जो ये देखेगा कि कितना डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब ये जो कमीशन है उसमें क्या होते हैं, एक चेयरमैन होता है
और अलग अलग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक शेड्यूल में मेंशन की गई हैं, वो मेंबर्स होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है। अब ये कमीशन की ड्यूटी होती है कि वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करे। क्या क्या रिकमेंड कर सकता है? कि कितनी प्रोग्रेस हुई है हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियल पर्पस के फॉर्म में, और कितना हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का यूज। ठीक है। और द लैंग्वेज टू बी यूज फॉर ऑल एनी ऑफ द पर्पस मेंशन इन द आर्टिकल 348 में जो भी मेंशन किया है, हम उसके अकॉर्डिंग कितना इंग्लिश लैंग्वेज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये सारे जो रिकमेंडेशन होता है वो किसको देगा? ये प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये भी मेंशन है कि एक कमिटी कंस्टिट्यूट की जाएगी जो 30 मेंबर्स की होगी, जो क्या करेगा? कमीशन के ने जो भी रिकमेंडेशन दिए हैं उनको एग्जामिन करने का काम करेगा। इतना क्लियर है? चलिए, तो इतना समझ में आया। पहले तो आपको इसमें बैकग्राउंड याद रखना है। पहले तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंडर में हिंदी और इंग्लिश दो ऑफिशियल लैंग्वेज है। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को इंक्लूड करने का रिकमेंडेशन दिया है। कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 17 में आता है। आर्टिकल 343 से 351 के बीच में आता है। 8 शेड्यूल में आता है। पहले 14 लैंग्वेजेस की, अभी 22 लैंग्वेज है। BDMS रिसेंटली ऐड की हुई लैंग्वेज है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली कौन से एक्ट से ऐड की गई है? 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई है। 348 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को एम्पावर किया जाता है कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाए, जिस जो क्या कर सकता है? रिकमेंडेशन दे सकता है कि आगे हिंदी को कितना प्रमोट करना है और इंग्लिश को कितना रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके अलावा कुछ दो इंपॉर्टेंट न्यूज जो न्यूज में रही थी, एक था राइट टू प्रोटेस्ट और एक हेट स्पीच। अब राइट टू प्रोटेस्ट क्यों न्यूज में रहा था? दो प्रोटेस्ट हुए हमारी इंडिया में बड़े बड़े, एक था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए और एक अभी चल रहा है फार्मर्स के लिए। ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में शाहीन बाग में क्या किया था? रोड को ब्लॉक कर दिया था, तो उसमें राइट टू मोबिलिटी खत्म हो गया था राइट टू प्रोटेस्ट के साथ में। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ये राइट टू प्रोटेस्ट करना वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें राइट टू मोबिलिटी हर्ट हो रहा है। लेकिन जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने किसी रोड को ब्लॉक नहीं किया है, वो सिर्फ अपने जो 3 लॉज आए हैं एग्रीकल्चर के, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पीसफुल प्रोटेस्ट आपको हर जगह अलाउड है, जैसा कि आर्टिकल 19 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 19 के 1A में मेंशन किया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग का भी आपको राइट है, लेकिन नो राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक हमारा एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है। और फर्स्ट बी में लिखा हुआ है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये अलाउड है, मतलब आप असेंबल हो सकते हो एक जगह, लेकिन आपके पास आर्म्स नहीं होना चाहिए। सेकेंड एंड थर्ड में मेंशन किया गया है पावर ऑफ द स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जो स्टेट की पावर है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है कोई भी जो स्ट्राइक कर रहा है उसके ऊपर। अब एक और कॉन्सेप्ट आया था हेट स्पीच और फ्री स्पीच। हेट स्पीच क्या होती है एंड फ्री स्पीच क्या होती है? देखो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। फ्री स्पीच जिसमें हम कमेंट कर सकते हैं, फेवर और क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज का, मतलब अगर हमको पॉलिसी अच्छी लग रही है तो हम उसको फेवर कर सकते हैं, अच्छी नहीं लग रही तो हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन हेट स्पीच में हम क्या कर रहे हैं? हेट्रेड फैलाने का काम कर रहे हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, तो इसको हेट स्पीच बोलते हैं। अब हेट स्पीच जो है ना वो हमारे इंडिया के लॉ में डिफाइन नहीं की गई है। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड न्यूज हो गई है। अब सेकेंड पार्ट में हम जो देखेंगे वो फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट देखेंगे। ये लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है, इस वजह से नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी तक आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें केशवानंदा भारती केस के बारे में हमने पढ़ा था 1973 में। केशवानंदा भारती केस का जो जजमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है वो सब कुछ अमेंड कर सकती है, सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर से क्या क्या एलिमेंट्स है वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है। उसके पहले क्या क्या आउटकम्स थे, क्या किस किस गोलकनाथ केस का जजमेंट आया था उसमें फंडामेंटल राइट्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। फिर केशवानंदा भारती केस ने बोला था कि फंडामेंटल राइट या पार्लियामेंट किसी भी चीज को चेंज कर सकती है, सिर्फ वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। ये केशवानंदा भारती केस का आउटकम था। प्रियम्बल जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको अमेंड किया जा सकता है। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973 के थ्रू क्या किया गया था? अमेंड किया गया था। 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। फिर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हमने देखा था, इंडिया में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के
पर ही कर सकते हैं। किसी भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है। 1/4 मेंबर को साइन करना पड़ेगा। चार्जेस को 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। दूसरा हाउस जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह काम करेगा, ठीक है। यूएसए के प्रेसिडेंट में सिर्फ लोअर हाउस में स्टार्ट होता है, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। फिर जो सीनेट होता है वो कोर्ट की तरह एक्ट करता है और वो 2/3 मेजोरिटी से पास करता है। फिर हमने देखा था प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर। पार्डनिंग पावर 72 में प्रेसिडेंट की मेंशन है, 161 में गवर्नर की मेंशन है। प्रेसिडेंट 3 चीज में पार्डन दे सकता है। डेथ सेंटेंस को एक तो यूनियन लॉ में दे सकता है, दूसरा कोर्ट मार्शल में दे सकता है, तीसरा डेथ सेंटेंस में दे सकता है, ठीक है। लेकिन जो गवर्नर है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है, जैसे कि प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। इवन स्टेट लॉ में भी डेथ सेंटेंस को गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता है, वो भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। 5 पार्डनिंग पावर होती है, हमने देखा था। पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्राइव। कम्यूटेशन मतलब कन्वर्ट करना वन फॉर्म को लाइटर फॉर्म में। रेमिशन मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज कर देना। रेस्पाइट मतलब स्पेशल केस में डिक्रीज करना। रिप्राइव मतलब टेम्पररी सस्पेंड कर देना, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन हमने देखा था कि कमीशन जो है उसकी लाइफ उसका टर्म एक्सटेंड किया गया है। जस्टिस जी रोहनी जो है उन्होंने उसका हेड किया है। आर्टिकल 340 के अंदर प्रेसिडेंट को पावर है कि वो प्रेसिडेंट कमीशन बनाए जो क्या करे, ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन को इन्वेस्टिगेट करने का काम करे। इंदिरा साहनी केस में 4 हम लोगों को दिए गए थे, कंडीशन दी गई थी। पहला सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, दूसरा 50% क्या है, तीसरा क्रीमी लेयर एक्सक्लूड करना है और प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं देना है। मंडल कमीशन का आउटकम क्या था, 1990 में 27% रिजर्वेशन देना है सेंट्रल गवर्नमेंट में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, ठीक है। क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना है। और क्रीमी लेयर कौन है, 8 लाख पर एनम से जिसका ज्यादा है वो क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है। एनसीबीसी के बारे में देखा था, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनी है, 2019 में बनी है। आर्टिकल 338B में इसका मेंशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट क्या है 1963 का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, लेकिन रिकमेंडेशन दी गई है कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को भी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर माना जाए। और कौन से आर्टिकल में ये कर सकते हैं, वेट एक सेकेंड, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 348 के अकॉर्डिंग, सॉरी 348 नहीं, आर्टिकल 344 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो हर 5 साल के एक्सपायरेशन के बाद एक कमीशन को अपॉइंट करेगा जो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था, पार्ट 17 में है, 8 शेड्यूल में है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है। 4 लैंग्वेजेस आती है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आती है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू आती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसके अलावा हेट स्पीच और फ्री स्पीच के बारे में डिस्कस किया था और राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। और इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, राइट टू स्ट्राइक जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। राइट टू प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम पार्लियामेंट के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि अगर आपको हिस्ट्री का प्रिपरेशन करना है, जो तमिलनाडु क्लास 11 और क्लास 12 की हिस्ट्री सजेस्ट की जाती है हिस्ट्री के प्रिपरेशन के लिए, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको उसकी समरी फॉलो करना है तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है तमिलनाडु की क्लास 11 और क्लास 12 की हिस्ट्री, जिसमें मैंने एंशिएंट और मिडिवल को कवर किया हुआ है। मॉडर्न भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा ये करंट अफेयर की सीरीज है और पॉलिटी की भी कुछ वीडियोस है, लेकिन वो सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन हिस्ट्री की सीरीज कंप्लीट है, तो अगर आपको वो पसंद आता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो लोग चाहते हैं हिस्ट्री की प्रिपरेशन करना। उसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बने रहे मेरे साथ इतनी देर तक, तो थैंक यू सो मच।